हेलो दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। तो हम लोग भौतिकी विज्ञान करने वाले हैं ऊष्मा, और आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे कि जिससे ऊष्मा यानी हीट से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम लोग करने वाले हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आरआरबी के द्वारा आज तक पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सभी हम लोग निचोड़ के साथ एक झक्कास कॉम्बिनेशन के साथ एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन का। जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, और इसके साथ साथ 3 और हम लोग एडिशनल टॉपिक करने वाले हैं। तो आइए बताते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे आज किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, यानी किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ, जो ऊष्मा में इन्होंने क्या योगदान दिया है ऊष्मा के लिए, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है कि अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा को हम लोग करने वाले हैं, यानी फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा की जैसे पेट्रोल को हाथ में आने से कैसे तुरंत उड़ जाता है, कपूर कैसे वाष्पों में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद है सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और वेपोराइजेशन क्या है ना। कहने का मतलब है कि जल का वाष्पीकरण किस विधि से होता है, उसमें कौन सा विधि लगता है, परिघटन क्या है, रेफ्रिजरेटर में किस सिद्धांत पर कार्य होता है, ये सभी हम लोग किस में करने वाले हैं, सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण में। और सबसे भयानक और सबसे जानदार टॉपिक हम लोग लास्ट में करेंगे उष्मा गतिकी। इसीलिए लास्ट तक बने रहें और देखें थर्मोडायनेमिक्स का सबसे शानदार क्वेश्चन, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि साइंस से इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन सभी पॉइंट्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ रखने वाला हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन। जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर जानते हैं ना, जिससे धूप से खाना पकाया जाता है, धूप से। इस तरह का होता है, दो ठो प्लेट, जिसमें क्या होता है, धूप में क्या होता है, यहाँ पर ये गर्म होता है और ये कलर जो है यहाँ पर एक वाष्प बनाता है और गर्माहट पैदा करता है, जिससे क्या खाना बन जाता है। तो कौन सा न काला। काला क्यों सर? क्योंकि काला एक ऐसा कलर है जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर खींचता है ना। क्या करता है? शोषित करता है। ऊष्मा शोषी कलर है कौन? काला। काला जो है, सफ़ेद क्या है कि सफ़ेद जो है वो क्या करता है कि ऊष्मा के यानी प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, और काला क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में अधिकतर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं और ठंडे के दिनों में काले कपड़े। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि सौर कुकर या ओजोन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम क्या बोले कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही ये क्या करते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर रंग काला होता है। क्या कर रहा है कि धातु का डब्बा यानी एक धातु का बना होता है, बर्तन के आकार का, और वो भी चारों तरफ से पैक ऐसा बना होता है कि ढक्कन लगाने से वो पूरा तरह से पैक हो जाए, वहां से गैस तक ना निकले। और उसके अंदर का रंग कैसा होता है? नहीं, काला होता है सर। यही हम लोग का क्वेश्चन था कि उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो लाइट को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भेजता है और रिफ्लेक्ट करता है। इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ओर ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। जो क्या करता है कि अंदर की जो ऊष्मा है उसको बाहर निकलने से रोकता है वो कांच का ढक्कन। तो इतने हम लोग जानेंगे सौर कुकर के बारे में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में टपकेगा ही टपकेगा, ये मेरा वादा है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। अब बोल रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जो एक ठोस अवस्था में वस्तु जो है वो वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है जिस तापमान में, उस तापमान को क्या कहते हैं? तो उस तापमान को गलनांक कहते हैं। कि ठोस से गलकर द्रव बन रहा है, ठोस से गलकर क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है। तो गल रहा है वो गलनांक, गल रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? गलनांक कहा गया। और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया
क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी ठोस अवस्था का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव समस्या अवस्था में समान अवस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है तो उस तापमान को हिमांक यानी फ्रीजिंग मतलब जमना, हिमांक मतलब बर्फ। तो जैसे जमने को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, और गलने को गलनांक कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जो क्या है, तरल से किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में जम रहा है। किस तरह जम रहा है, बर्फ की तरह, हिमांक की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, हिमांक बिंदु। हिमांक मतलब जमना, हिम मतलब बर्फ। आप देखे होंगे एक फिल्म कादर खान, उसमें बोलते हैं हिम क्रीम, है ना। कोई एक अच्छा सा मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें भविष्यवाणी का बुक गिर जाता है और वो यमराज होते हैं, और यमराज वो क्या करते हैं, उस बुक को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उसमें सब लिखा जोखा रहता है कि किसे कब मृत्यु देना है। तो वो जब नीचे आते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, तो उसको नाम देते हैं क्या, हिम क्रीम। तो क्यों नाम देते हैं, क्योंकि हिम को ही क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो तरल से जो ठोस अवस्था में जमते हैं उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। अब 257 डिग्री पर जल की स्थिति क्या है, एक तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि 100 डिग्री पर वो क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, और जितना इससे ऊपर जाएगा वो किस रूप में बदलेगा, गैस के रूप में बदलेगा। तो 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी, गैस अवस्था होगी, ठोस तो होगी नहीं, क्योंकि ठोस स्टार्ट कहाँ होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। तरल तो होगा नहीं, क्योंकि 100 डिग्री के बाद वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। और ये प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बहुत ही अच्छे तरह से इसका चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि जब ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, जल जो है वो क्या है, ठोस भी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैस होगी, क्योंकि जल का हिमांक बिंदु 0 यानी 273.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 99.93 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दे रहे हैं, 99.974 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक बिंदु मतलब उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक। अब पानी का क्वथनांक, अभी एक बात आप नोटिस किए होंगे कि पानी का क्वथनांक तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में ये हो गया, केल्विन में ये हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, फ़ारेनहाइट में। ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैंने सेट किया एक साथ, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कि सेल्सियस में तो जान गए क्वथनांक बिंदु क्या होता है जल का, केल्विन में भी जान गए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये क्लास मैंने पहले दिया है, जो भी पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, प्लेलिस्ट में सारा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि आप एफ से जो ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट से आप कैसे सेल्सियस में बदलेंगे, ये सभी का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, सॉल्यूशन करके दिखा रखा है। आप वहाँ से डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको बदला जाता है। ठीक है, कि पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी द्रव का क्वथनांक उस ताप पर जिस द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की अवस्था पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पानी का साथ परिवर्तित होता है, तथा वायुमंडल दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथन एवं अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि वैसा तापमान जब तक यह द्रव से वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किसके कारण होता है कि जब ठंडे के दिनों में या ठंड तापमान में जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, तो ऐसा किस लिए होता है, एक्सपेंशन के कारण। एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है, एक्सपेंशन कहने का मतलब है फैलना, सिकुड़ना। ठीक है, कि एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि जब वह
देखिए इसका पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि हिमकरण तापमान पर जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं। क्यों? पानी के जमने पर आयतन का प्रसार यानी एक्सपेंशन होता है, होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप टाइट हो जाती है। अधिकतर द्रव को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री पर पानी को गर्म किया जाता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। इसीलिए क्या होता है कि पानी का जो पाइप होता है वो जाड़े के रातों में यानी ठंड के रातों में क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। गलना तो गलनांक, जमना तो हिमांक, जलना हो तो हिमांक, जमना हो तो हिमांक, और जब उबलना हो, जब द्रव को उबलना हो तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। तो ये 3 क्लियर है। तो 3 क्लियर से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इससे करेंगे कि किसी प्रशीतक का अपेक्षिक गुणधर्म है। प्रशीतक मतलब समझ रहे हैं, प्रशीतक मतलब ठंडक होता है। ठीक है, तो उसका जो अपेक्षिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है? निम्न क्वथनांक होता है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होता है, या इनमें से सभी। तो देखिए ये होगा इनमें से सभी, क्योंकि अपेक्षिक गुणधर्म जो होता है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसके गुण में। तो देखिए किसी प्रशीतक के अपेक्षिक गुणधर्म निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण तथा उच्च गुप्त ऊष्मा, निम्न क्वथनांक आदि होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि गुप्त ऊष्मा अधिक होना चाहिए, जमाव बिंदु कम होना चाहिए, क्रांतिक तापमान अधिक होना चाहिए, ऊष्मा चालकता उच्च होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर का तापमान कंप्रेसर के निकास में कम होना चाहिए। ये सभी अगर ऑप्शन में रहे, जैसे आप यहाँ देखिए 3 दिया है, लेकिन अगर ये पांचों में से कोई भी 3 रहे तो वो क्या होगा, इन सभी में होगा। यानी सभी में ये पांचों पॉइंट जो होता है वो अपेक्षिक गुणधर्म होता है। किसका? प्रशीतक का। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग करेंगे सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण का क्वेश्चन। देखिए कि जल का वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है, कब होता है? तो जल का वाष्पीकरण क्या होता है? समस्त तापमानों पर, हिमांक बिंदु पर तो जमेगा, संलग्न तापमान पर तो जो है वही रह जाएगा, क्वथनांक बिंदु तो पूछा नहीं है, वाष्पीकरण पूछा है। तो समस्त तापमानों पर कि किसी तत्व का यौगिक जो होता है द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव से जैसे गैस अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और यह समस्त ताप पर होता है। ये जो होता है प्रक्रिया, ये किस पर होता है? समस्त ताप पर होता है। और अधिक ताप पर, अधिक कम ताप पर, क्या बोल रहा है कि अधिक ताप पर और अधिक कम ताप पर कम होता है। ठीक है, इस बात को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतही परिघटना है। सतही परिघटना क्या है? उबलना है, गलना है, वाष्पीकरण है या हिमकरण है? जो सतही परिघटना पूछ रहा है इन चारों में से क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो ये क्या है? वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण है। कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण जो है जितना बड़ा उसका सतह होगा उतना वो वाष्पीकरण होगा। तो ये कैसी परिघटना है? एक सतही परिघटना है। क्यों? क्योंकि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो जल का वाष्पीकरण जो होता है वो प्रत्येक भाप पर होती है। इसीलिए जो जितना बड़ा सतह होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। और आप देख रहे हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा होता है? तो देखिए आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि घड़े का पानी हमें ठंडा लगता है। और क्यों लगता है इस बात को मैं बता दूं, वाष्पन के कारण। क्यों लगता है? वाष्पन के कारण। देखिए मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें एकदम बारीक छेद होते हैं मिट्टी में,
बारीक छेद होते हैं। देखिएगा आप जब भी घड़ा में पानी भरिएगा तो उसका बाहरी भाग क्या होता है, भींग जाता है। तो ऐसा भींगता क्यों है, क्योंकि जल जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। तो जब वो जल बाहर की ओर आता है तो आमने सामने का जो तापमान है, आमने सामने के तापमान को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि गिलास में जब आप फ्रिज से निकाल कर पानी को गिलास में डालते हैं, किसी भी गिलास में, तो आप देखिएगा साइड साइड में जल की बूंदें आ जाती है। तो वो गिलास से बाहर नहीं आती, वो जो वातावरण में उपस्थित जलकण है वो क्या है, गैस के रूप में है या छोटी छोटी बूंदों में है। तो जैसे वहां पर तापमान कम होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं और द्रव का रूप यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसे ही प्रक्रिया यहाँ पर होती है कि मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे होकर क्या होते हैं कि घड़े का पानी जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है। और जब वो वाष्पित होकर उड़ेगा तो उसी के फलस्वरूप क्या होगा कि इसके आमने सामने का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। और यही वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या होती है, गर्मी में अच्छे प्रकार से हो पाती है और वह घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और देख रहे हैं ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि रेफ्रिजरेटर जो है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ओस्मोसिस, केंद्र प्रसरण, फैलाव, नहीं सर, किसमें, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में काम करता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखता है ना, ठंडा बनाए रखता है, उनको जल्दी खराब होने से बचाता है। यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियोन गैस भरी होती है। अब ये याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्रियोन गैस भरी होती है और ये वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। कौन, फ्रियोन गैस। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है और इस पर फ्रियोन गैस भरी होती है और फ्रियोन गैस के वाष्पीकरण से ठंड उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो किसमें प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। वाष्पीकरण, तरल के वाष्पीकरण का जो सिद्धांत है वो किस पे किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब समझ रहे हैं, फ्रिज। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, फ्रिज। इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों। अब जब गर्मी के दिनों में हम पंखा जो चलाते हैं तो हमको राहत मिलता है, ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। क्योंकि पंखे की हवा से पसीना क्या हो जाता है, तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब हमारा शुरू होने वाला है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो अब जितना भी हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी किससे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स से होंगे। किससे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी को आप एक बार दोबारा देख लेने से आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्स स्मार्ट एकेडमी या चैनल में एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल सर्च करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स PDF के फॉर्म में मिल जाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन कि गर्मी सीधे किससे संबंधित नहीं है, किससे संदर्भित नहीं है, सीधे किससे संदर्भित नहीं है, अणुओं की गति से तो है, विद्युत चुंबक तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण है, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण से है, तो किससे नहीं है, थर्मल ऊर्जा का मापन से। किससे नहीं है, थर्मल ऊर्जा का मापन से। कि गर्मी का जो सीधे संदर्भित है वो थर्मल ऊर्जा का मापन से नहीं है, बल्कि अणु की गति, विद्युत चुंबकीय तरंग और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर
करता है, इस बात को याद रखना है। देखिए एक चीज़ से आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि गर्मी सीधे संदर्भित होती है अणुओं की गति से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से और पदार्थ के थर्मोडायनेमिक्स गुण से। अगर यहाँ पर नहीं लिखा रहता, सिर्फ ये काटा होता और आपका क्वेश्चन कैसा बन जाता कि किससे संदर्भित है, तो इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। अब स्थिर अवस्था में ऊष्मा के प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है वो चीज पूछ रहा है। तो क्या होता है कि ऊष्मा के प्रभाव की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव समय पर आधारित न हो। क्या कह रहा है कि सर ऊष्मा की प्रवाह दर जो है स्थिर हो या ना हो, ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित नहीं होता है। तो किस पर होता है सर? तो ये होता है, चलिए हम लोग देखते हैं, ये होता है स्टैंडली फ्लो जो होता है वो किस पर होता है कि ऊष्मा प्रवाह का समय पर जो अस्थिर प्रवाह है उस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। अब पूछ रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन कौन गलत है। इसमें से एक ऑप्शन सही और 3 गलत है। कंडीशन क्या दिया है कि जल की विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि जल का कंडीशन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक एक कंडीशन होता है कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि जल का जो विशिष्ट आयतन है 0 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? न्यूनतम होती है, शून्य होती है, औसत होती है या अधिकतम होती है। तो एंट्रोपी जब भी बात आएगा तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी प्रवृत्ति जो होती है वो अधिकतम होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसी होती है? अधिकतम होती है, क्योंकि ब्रह्मांड जो एंट्रोट्रॉफी है उसमें हमेशा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि सभी स्रोत की जो ऊष्मा है वो वायुमंडल में ही तो जाती है, जिससे उसकी ऊष्मा जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती जाती है। दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका तापमान लिया जाना है, अगर किसी वस्तु का तापमान लिया जाना है, जैसे कह सकते हैं या फिर चलिए पढ़ लेते, उससे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। अब बोल रहा है जिसका तापमान लिया जाना है उसे बिना स्पर्श किए उसका तापमान मापा जाएगा, तो उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उस उपकरण को? कहते हैं विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। क्या कहते हैं? विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण अवरक्त पायरोमीटर, ये आरआरबी जेई 2014 में ग्रीन पेपर का सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब ऊर्जा संरक्षण कहने का मतलब कि ऊर्जा का बचाव, कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। इसका एक सेपरेटेड क्लास मैंने किया है यांत्रिकी मैकेनिक्स में, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से एक एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, केवल और केवल वो क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो देखिए ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। उष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, उसे ही कहते हैं, जिसमें उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की अध्ययन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स कि किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं।
कि उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके किस नियम के द्वारा उसके ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो प्रथम नियम कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के कारण हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है, उसके नियम के बारे में। और ये देखिए आरआरबी एसएससी 2014 में पूछा गया है, सेट 8 ग्रीन पेपर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था शायद, हाँ आखिरी क्वेश्चन था कि उष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोग जानते हैं। तो प्रथम नियम, तो ये हम लोग का था किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन लॉ और न्यूटन सतलन का नियम, इसे किया हम लोगों ने। और सबसे भयानक पॉइंट जो है थर्मोडायनेमिक्स, किसका? थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम लोगों ने आज कवर किया। और आरआरबी के द्वारा आज तक जितने पूछे गए थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने किया और उम्मीद करते कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये आज हम लोग का उष्मा जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं तरंग, वेव। एक छोटा सा चैप्टर है और वेव करने के बाद हम लोग ध्वनि को करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, ध्वनि की प्रकृति, परिसर, चाल, अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, सोनार। इतना टॉपिक करने के बाद हम लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रकाश, यानी एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जितना भी आरआरबी के द्वारा पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यह समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायो एक साथ लेकर चलेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे एक्से फैमिली बहुत बड़ा हो जाए और इस वीडियो के माध्यम से बहुतों को लाभ भी मिले। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे एक्स स्मार्ट एकेडमी और वो आपको वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट अपलोडेड है, जिससे आपको वहाँ से रिविजन करने में सुविधा होगी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और लाइक करना तो है ही, आप लोग को कर ही दीजिएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।